हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है तीसरा चैप्टर कर लिए हैं, जो क्या था पिंड द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं कोणीय विक्षेपण। इसमें हमने कल तक जो है न्यूमेरिकल और उसका थियरी दोनों कर लिया है। आज हम जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का चौथा चैप्टर करेंगे। तो चौथा चैप्टर लिखिए मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिए मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स के पार्ट 2 का चौथा चैप्टर है। नाम क्या है? मानव नेत्र। मानव नेत्र तथा हो जाएगा दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष या चैप्टर का नाम है। और पहली हेडिंग लिखेंगे मानव नेत्र। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग हम बनाएंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र, तो पहली हेडिंग बनाइए मानव नेत्र और इसमें लिखिए इसमें मानव नेत्र हेडिंग है और उसमें लिखिए लिखो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। तो क्या? जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। लिखो मानव नेत्र। मानव नेत्र वस्तुओं के वास्तविक मानव नेत्र वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या? मानव नेत्र वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। मानव नेत्र वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। हो गया? लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। हो गया? मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। पहला लिखिए, पहली हेडिंग लिखो दृढ़ पटल। पहली हेडिंग है दृढ़ पटल। प्रमुख भाग निम्न है, उसमें लिखिए दृढ़ पटल। ठीक है, हेडिंग क्या बनाओगे? दृढ़ पटल। हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग लिखिए दृढ़ पटल और लिखिए इसमें लिखो मनुष्य का नेत्र। हेडिंग है दृढ़ पटल और उसमें लिखिए मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी वाली या इसकी सबसे बाहरी मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी हो गया, इसकी सबसे बाहरी दृढ़ व सबसे बाहरी दृढ़ व अपारदर्शी दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत होती है। दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत होती है जिसे तो क्या? दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अभी हम चित्र में देखेंगे, चित्र लास्ट में बनाएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक है, दृढ़ अपारदर्शी क्या लिखे हैं? है ना, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। लिखे ना, दृढ़ पटल कहते हैं। दूसरी हेडिंग बनाओ कार्निया। दूसरी हेडिंग बनाइए कार्निया। तो क्या? दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे? दूसरी हेडिंग बनाइए कार्निया और लिखिए इसमें लिखो गोले के समान या गोले के सामने लिख लो।
गोले के सामने हो गया, गोले के सामने का भाग पारदर्शी, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। कौन से गोले? नेत्र गोले कर सकते हो, चाहो तो आगे सामने नेत्र बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। हो गया, नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। लिखे ना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नेत्र में जो प्रकाश होता है वो कहां से प्रवेश करता है? कार्निया से। ठीक है, नेत्र में जो प्रकाश है वो कहां से प्रवेश करेगा? नेत्र में जो प्रकाश है वो कार्निया से ही प्रवेश करता है। ठीक है, तो क्या लिखे परिभाषा में? क्या लिखे? नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। हो गया ना, जिसे कार्निया कहते हैं। लिखो, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कार्निया से होकर गुजरता है। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कार्निया से होकर गुजरता है। हो गया, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कार्निया से होकर गुजरता है। तीसरी रीडिंग लिखोगे आइरिस। ठीक है, तीसरी रीडिंग क्या लिखोगे? आइरिस। तो लिखिए, इसमें तीसरी रीडिंग है आइरिस। लिखिए, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। हो गया, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। हो गया, अभी चित्र बनाएंगे, सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर चित्र देख लेंगे, है ना। जिसे आइरिस कहते हैं। चौथा नंबर क्या लिखोगे? चौथा नंबर लिखिए पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली अथवा नेत्र तारा। चौथी रीडिंग बनाइए, पुतली अथवा नेत्र तारा। प्यूपिल होता है इंग्लिश में, तो लिखिए पुतली अथवा नेत्र तारा। हो गया, लिखो, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। हो गया, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। लिखे, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। लिखो, कार्निया से आया हुआ प्रकाश, कार्निया से आया हुआ प्रकाश, कार्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही, कार्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है। हो गया, कार्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है।
लिखिए ना, नेत्र लेंस पर पड़ता है। लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, पुतली को हम क्या देखते हैं, पुतली जो होगी जब अंधकार होगा तो अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। पुतली की यह विशेषता है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी है, और जब आंख पर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, आंख हमारी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यह किसकी विशेषता है, पुतली की। क्या विशेषता है कि अधिक प्रकाश में जो यह अपने आप को छोटी कर लेगी और कम प्रकाश में अपने आप को बड़ी कर लेगी, जिसके कारण कम प्रकाश में हम वस्तुओं को देख पाए, और जब ज्यादा प्रकाश होगा तो जो आंख को हानि न पहुंचे, इसलिए पुतली अपने आप को क्या करेगी, छोटी करेगी। तो लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, लिखिए पुतली की यह विशेषता है कि, पुतली की यह विशेषता है कि, पुतली की यह विशेषता है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी, पुतली की यह विशेषता है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में, हो गया, पुतली की यह विशेषता है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस प्रकार उचित मात्रा में ही, इस प्रकार उचित मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। क्यों कि पुतली जो है अपने आप को समायोजित करेगी, और जितना प्रकाश चाहिए होगा उतना ही प्रकाश नेत्र में जाने की अनुमति देगी। ठीक है, तो लिखिए, इस प्रकार उचित मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। हो गया ना, इस प्रकार उचित मात्रा में ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। लिखे ना, नेत्र में प्रवेश कर पाता है। पांचवी हेडिंग लिखिए, नेत्र लेंस। हमारे आंख में कौन सा लेंस है, द्विउत्तल। ठीक है, हमारी आंख में कौन सा लेंस है, द्विउत्तल। और द्विउत्तल लेंस प्राय वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा। ठीक है, द्विउत्तल लेंस वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा, केवल एक स्थिति छोड़कर। ठीक है, तो हमारा जो नेत्र है आंख में वह कौन सा लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, द्विउत्तल, जो वस्तुओं का प्राय वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तुओं का प्राय जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, मस्तिष्क अपने अनुभव द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा करता है। ठीक है, तो हम उसी नेत्र लेंस की बात कर रहे हैं। लिखिए हेडिंग, नेत्र लेंस। लिखिए नेत्र लेंस, उसमें लिखिए, पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। हो गया, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। हो गया, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। लिखो, नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक, नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। देखिए, हम थोड़ा जो है क्या कर सकते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अभी चित्र तो अभी आगे बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो यही हम इसी को हम कह रहे हैं नेत्र लेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे ये हम कहते हैं नेत्र लेंस। ये हो जाएगा हमारा कार्निया। ये कौन सा भाग हो गया, ये जो उभरा हुआ भाग है यही कार्निया है।
ठीक है, यही कौन सा भाग है, कार्निया। हम किसकी बात कर रहे हैं, नेत्र लेंस की। ठीक है, लेंस है ना, तो इसका अपवर्तनांक कितना कह रहा है, इसका अपवर्तनांक है 1.44। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.44 है। क्या किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है या नेत्र लेंस द्वारा ही बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब ये पीछे वाला हिस्सा जो है यही रेटिना है, इसी पर प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, इसी पर क्या होना है, प्रतिबिंब बनना है। तो नेत्र लेंस ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, नेत्र लेंस ही रेटिना पर क्या करेगा, प्रतिबिंब को बनाएगा। तो नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.44 है। ठीक है, अगली हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। छठा नंबर क्या हो जाएगा, हेडिंग है जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव, हेडिंग बनाइए, इसको लिखिए इसमें जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। जलीय द्रव क्या है, ये देख रहे हो, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है। ठीक है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसे कौन सा द्रव बोलेंगे, जलीय द्रव। और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच भी द्रव भरा होता है जिसे हम कौन सा द्रव कहेंगे, जिसे हम काचाभ द्रव कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के जो द्रव है उसे हम जलीय द्रव, और नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य जो द्रव पाया जाता है उसे हम काचाभ द्रव। आंसू के रूप में यही आएगा, जलीय द्रव। ठीक है, तो लिखिए इसमें जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। लिखो कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच, कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच, कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में, कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक हो गया, जिसका अपवर्तनांक 1.336। जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना कह रहा है, 1.336 होता है। तो क्या 1.336 होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। हो गया, 1.336 होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, इसी प्रकार नेत्र लेंस के पीछे, इसी प्रकार नेत्र लेंस के पीछे दृढ़ पटल तक या दृष्टि पटल तक, इसी प्रकार नेत्र लेंस के पीछे दृष्टि पटल तक का स्थान, दृष्टि पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के, एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के, हो गया, एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। हो गया,
जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्सा जो है काचाभ द्रव है, ये हिस्सा जलीय द्रव। आगे भी फिगर सही से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा स्पष्ट होगा। 7वां नंबर क्या लिखेंगे? 7वां नंबर लिखिए रक्तक पटल। 7वां नंबर हो जाएगा रक्तक पटल। पूरा फ्रेम आ रहा है। हेडिंग क्या लिखेंगे? रक्तक पटल। लिखिए इसमें रक्तक पटल। लिखिए दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे, हो गया, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। जिसे कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। हो गया, जिसे कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। क्या किस रंग की है? रक्तक पटल किस रंग का है? काले रंग का। और काला रंग हमको पता है 11 में हम जानते हैं जब आदर्श कृष्णिका पढ़ते हैं, ठीक है, तो काला रंग जो होता है उष्मा का अच्छा अवशोषक है ना। उष्मा का क्या है? अच्छा अवशोषक है। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनते हैं और ठंडी के दिनों में काले कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शरीर को उष्मा प्रदान करता है, ठीक है। तो रक्तक पटल किस रंग का होगा? काले रंग का। जो नेत्र में प्रवेश करेगा प्रकाश, वह यह काला रंग अवशोषित कर लेगा और, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को रोकेगा, ठीक है। तो रक्तक पटल का आंख में कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित करके परावर्तन की घटना को रोकना, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे? रक्तक पटल कहते हैं, लिखो, यह प्रकाश को अवशोषित करता है। यह प्रकाश को अवशोषित करता है तथा परावर्तन की घटना को, हो गया, यह प्रकाश को अवशोषित करता है तथा परावर्तन की घटना को रोकता है। हो गया, यह प्रकाश को अवशोषित करता है तथा परावर्तन की घटना को रोकता है। 8वीं हेडिंग लिखेंगे रेटिना। महत्वपूर्ण हेडिंग है ये। हेडिंग लिखिए रेटिना। हेडिंग क्या लिखोगे? रेटिना। लिखिए, रेटिना को और दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, दृढ़ पटल अलग है, दृष्टि पटल अलग है। तो काचाभ द्रव नेत्र लेंस के पीछे और दृष्टि पटल के बीच का भाग था, ना कि दृढ़ पटल, ठीक है। ये ध्यान रखिए, दृष्टि पटल का था, ठीक है, दृढ़ पटल नहीं। अगर दृढ़ पटल लिखेंगे सही कर लीजिएगा। हेडिंग बनाइए रेटिना या दृष्टि पटल, ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल। तो लिखिए रेटिना में, लिखो कोराइड झिल्ली के, कोराइड झिल्ली के नीचे, कोराइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, कोराइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। हो गया, नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे, जिसे रेटिना अथवा दृष्टि पटल कहते हैं। जिसे रेटिना अथवा दृष्टि पटल कहते हैं। हो गया, जिसे रेटिना अथवा दृष्टि पटल कहते हैं। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए,
या उसी में अभी लिख लो, अभी उसी में लिख लो, फिर आगे से नीचे छोड़ के लाइन लिखना। तो क्या लिखे, जिसे रेटिना अथवा दृष्टिपटल कहते हैं। लिखो, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। हो गया ना, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर। आगे या पीछे बना तो नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे बन जाएगा निकट दृष्टि दोष, पीछे बन जाएगा दूर दृष्टि दोष। आगे हम इसको दोष पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखे, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। और लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, लिखो, रेटिना बहुत सारी प्रकाश, रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की एक परत होती है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की एक परत होती है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। हो गया, ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर लिख लेंगे, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बता रहे हैं। पहला हो जाएगा दंडाकार और दूसरा हो जाएगा शंक्वाकार, है ना, दो प्रकार की होती है। तो पहला नंबर लिखिए दंडाकार और दूसरा नंबर शंक्वाकार। ठीक है, पहला हो गया दंडाकार और दूसरा शंक्वाकार, लिखे ना। फिर आगे लिखिए, पहला नंबर दंडाकार, दूसरा शंक्वाकार। नीचे से लिखिए, लिखो, दंडाकार कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए, दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। प्रकाश में कितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा, दंडाकार कोशिकाएं निर्धारित कर दी हैं। ठीक है, प्रकाश क्या लिखिए, दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए, जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं। हो गया, जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं। हो गया, किस रंग का होगा ये कौन निर्धारित कर रहा है, शंक्वाकार। कितनी प्रकाश जाएगा यह कौन निर्धारित कर रहा है, दंडाकार। ठीक है, शंक्वाकार कोशिकाएं मुर्गे में पाई जाएंगी, है ना, जिसके कारण वह सूर्य को जो है लालिमा देखकर जग जाता है और सूर्य डूब जाता है तो वह सो जाता है। ठीक है, यह शंक्वाकार कोशिकाओं और दंडाकार कोशिकाओं की ही विशेषताएं हैं। ठीक है, यह तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश कितनी मात्रा में तीव्र है, कितना तीव्र है। ठीक है, और यह रंग के प्रति सुग्राही है, यह तीव्रता के प्रति सुग्राही और शंक्वाकार रंग के प्रति सुग्राही। ठीक है, इस प्रकार हम किसको देख चुके हैं, रेटिना को। अगली हेडिंग लिखो, अंध बिंदु। हेडिंग बनाइए, अंध बिंदु। अंध बिंदु लिखिए, इसमें जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को बेधकर, हो गया, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को बेधकर मस्तिष्क को जाती हैं, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को बेधकर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान की प्रकाश के लिए, उस स्थान की प्रकाश के लिए सुग्राहिता शून्य होती है।
उस स्थान की प्रकाश के लिए सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, जो जिनको जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अंध बिंदु पर, जिस कारण उनको स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की सुग्राहिता कितनी है? शून्य। ठीक है, तो क्या लिखें? प्रकाश के लिए सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। हो गया, अंध बिंदु कहते हैं। अगर प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनेगा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह प्रकाश सुग्राही नहीं है। अंध बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की सुग्राहिता शून्य है। ठीक है, तो लिखिए अंध बिंदु हो गया। हेडिंग बनाओ पीत बिंदु। हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग बनाओ पीत बिंदु। लिखिए इसमें रेटिना के बीचों बीच, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। हो गया, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। इस भाग की सुग्राहिता, इस भाग की सुग्राहिता इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। हो गया, मतलब कोई वस्तु स्पष्ट कब दिखाई देगी? जब उसका प्रतिबिंब कहां बने? पीत बिंदु पर। क्यों? क्योंकि पीत बिंदु प्रकाश सुग्राहिता सर्वाधिक है। ठीक है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए उसको कहां पर बनना होगा? पीत बिंदु पर। ठीक है, पीत बिंदु और अंध बिंदु रेटिना के ही भाग है। अगर अंध बिंदु पर बना तो वहां पे प्रकाश की सुग्राहिता शून्य है, मतलब प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और प्रतिबिंब बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कहां पे बना हुआ होगा? ठीक है, पीत बिंदु पर बना हुआ होगा। हम क्या करेंगे? मानव नेत्र का जो है किरण चित्र देखेंगे, है ना, सभी लोग बनाएंगे इसको। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों गोलक हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी में दृढ़ पटल हो जाएगा। आगे सबकी व्याख्या ध्यान देंगे। नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेत्र के उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं कार्निया। ठीक है, तो ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये उभरा हुआ भाग ही कार्निया है। ये नेत्र का उभरा हुआ भाग ही क्या है? नेत्र का उभरा हुआ भाग हो जाएगा कार्निया। ठीक है,
ये जो भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, ये जो भाग है इसे लेंस बोलते हैं। ठीक है, जो नेत्र लेंस है वही हमारा यही है जो वस्तुओं का क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। ये लेंस कैसा होता है, द्विउत्तल। ठीक है, लेंस कैसा हो जाएगा, द्विउत्तल। और ये जो है ये पश्चिमाभि मांसपेशियां हैं जो नेत्र लेंस को क्या करती हैं, जो नेत्र लेंस इन्हीं से बंधा होता है, जो आगे पीछे नेत्र लेंस को आगे पीछे कर ठीक है फोकस दूरी को समायोजित करने का जो कार्य है इन्हीं मांसपेशियों का है। ठीक है, तो ये कौन सी मांसपेशियां हो जाएंगी, पश्चिमाभि मांसपेशियां। ठीक है, पश्चिमाभि मांसपेशियां हो जाएंगी। ये हो जाएगा पश्चिमाभि मांसपेशियां, है ना। ये उभरा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, उभरे हुए भाग को जो है हम, ध्यान दीजिए, नेत्र लेंस और इसके बीच जो द्रव पाया जाता है, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जलीय द्रव। ये जो हिस्सा है उसे हम नेत्र तारा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेत्र तारा। ये जो उभरा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, जो उभरा हुआ भाग है वही हमारा, ये जो उभरा हुआ भाग है इसे हम बोल रहे हैं कार्निया। ठीक है, उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं कार्निया। ये जो द्रव है उसे क्या बोल रहे हैं, कार्निया। और जो है नेत्र लेंस के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे जलीय द्रव बोलते हैं। अपवर्तनांक 1.336। ठीक है, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.336। ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है आइरिस है। ठीक है, इस हिस्से को क्या बोल रहे हैं, आइरिस। अब ध्यान रखिए, नेत्र लेंस में पीछे की ओर और कहां, दृष्टि पटल तक। ठीक है, नेत्र लेंस में पीछे की ओर और दृष्टि पटल तक। दृष्टि पटल समझ रहे हैं, दृष्टि पटल मतलब रेटिना। ठीक है, दृष्टि पटल मतलब रेटिना। इनके मध्य एक द्रव पाया जाता है, नेत्र लेंस और, ध्यान रखिए ये नेत्र लेंस है हमारा। ठीक है, तो इसके मध्य जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो द्रव है यही काचाभ द्रव है। ठीक है, ये कौन सा द्रव हो जाएगा, ये जो द्रव है ये काचाभ द्रव होता है। कैसा होता है, गाढ़े रंग का होता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा, गाढ़े रंग का। इसे हम बोल रहे हैं दृष्टि पटल या दृढ़ पटल, है ना। ये हो जाएगा दृढ़ पटल। लास्ट वाला हिस्सा दृष्टि पटल मतलब रेटिना। ठीक है, दृढ़ हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा दृढ़ पटल। और फिर क्या बोलेंगे, कोराइड। ठीक है, कोराइड को क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। ठीक है, इसे कौन सा पटल बोलेंगे, रक्तक पटल। लास्ट नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल होता है। रेटिना या कौन सा पटल है, रेटिना या हो जाएगा दृष्टि पटल। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, अब प्रकाश किरण अगर अंध बिंदु, ये बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो बिंदु है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा प्रतिबिंब ये इस बिंदु पर बन रहा है तो इसे हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु। ठीक है, इसे कौन सा बिंदु बोलेंगे, अंध बिंदु। यहाँ पर जो है प्रकाश सुग्राहिता शून्य है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और अगर सबसे स्पष्ट दिख रहा है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना होगा, इस वाले बिंदु पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, पीत बिंदु। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, मानव नेत्र का चित्र हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र का क्या हो जाएगा, चित्र। यहाँ पे जो होता है प्रकाश सिराएं पाई जाती है। ये जो हिस्सा है किसका है, प्रकाश सिराओं का। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे जो है प्रकाश सिराएं होंगी। चित्र बना लेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा नेत्र लेंस जो वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। अगर प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बन रहा है कहेंगे सबसे अच्छा स्पष्ट दिख रहा है। अगर प्रतिबिंब कहीं अंध बिंदु पर बन गया तो प्रकाश की सुग्राहिता शून्य, मतलब वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये पश्चिमाभि मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को क्या करती हैं, नेत्र लेंस को समायोजित करती हैं, जिससे प्रतिबिंब आगे या पीछे न जाकर कहाँ बने, रेटिना पर बने। अगर यही पश्चिमाभि मांसपेशियां दुर्बल हो जाए या काम करना बंद कर दे, मतलब लेंस को आगे पीछे करना बंद कर दे, तो प्रतिबिंब या तो आगे बन जाएगा या तो पीछे बनेगा। ठीक है, या तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा। और हम कहेंगे जो है क्या हो गया, नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया। तो दोष किसके कारण उत्पन्न होगा, पश्चिमाभि मांसपेशियों के शिथिल होने के कारण या ठीक ढंग से काम न करने के कारण। ठीक है, ये क्या करती हैं, नेत्र लेंस को आगे पीछे करके समंजन करती हैं। समंजन मतलब फोकस को जो है रेटिना पर ले जाने का कार्य। अभी समंजन क्षमता पढ़ेंगे। ठीक है, तो समंजन क्षमता आगे पढ़ेंगे। तो पश्चिमाभि मांसपेशियां नेत्र लेंस को आगे या पीछे खिसका कर प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने का कार्य करती है। नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है उसे हम कार्निया कहते हैं। ये आइरिस हो गया जलीय द्रव,
कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग को बीच के द्रव को हम क्या कहेंगे? जलीय द्रव। बीच के द्रव को क्या बोलेंगे? जलीय द्रव। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को हम क्या बोल रहे हैं? काचाभ द्रव। इस प्रकार क्या हो गया? ये मानव नेत्र का चित्र हो गया, जिसे हम बना लेंगे। ठीक है, इस चित्र को बनाइए और फिर हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखिए, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगली जो हमारी हेडिंग है वह कौन सी है? हेडिंग हो जाएगी हमारी मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लिखिए इसको हेडिंग। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और लिखिए इसमें, लिखो किसी वस्तु से चलने वाली, हेडिंग है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसमें लिखिए किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं। सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा काचाभ द्रव से होकर जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा काचाभ द्रव से होकर रेटिना पर पहुंचती हैं। काचाभ द्रव से होकर रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का, हो गया, जहां पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जहां पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो, प्रकाश तंत्रिकाएं प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रकाश तंत्रिकाएं प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। हो गया, प्रकाश तंत्रिकाएं प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क को पहुंचाती हैं, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर, जिसे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर हो गया, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देता है। अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब, लिखिए, ज्यादा सही सेंटेंस है। अनुभव, जिसे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। हो गया, अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। हो गया ना, सीधा दिखाई देता है। क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, देखते हैं। देखिए, ये हमारा हो जाएगा नेत्र। ठीक है, नेत्र को हम प्राय ऐसे ही दिखाते हैं।
ये हमारा हो जाएगा नेत्र। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु थी, यहाँ पर क्या थी, कोई वस्तु, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नेत्र लेंस, इसे हम बोलते हैं गोलक। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा हो जाएगा गोलक, इस हिस्से को रेटिना बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस का उभरा हुआ भाग, ये जो उभरा हुआ भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ जो भाग दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कार्निया बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे जो है हम कार्निया बोलते हैं। इस भाग को हम कह रहे हैं कार्निया है ये। अब ये हमारा हो जाएगा कोई वस्तु, ठीक है। नेत्र लेंस में जो है लेंस नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी है। अब ये नेत्र लेंस क्या करेगा, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, कौन बनाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ये वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बनाएगा ये नेत्र लेंस। और यह प्रतिबिंब को कैसा बनाएगा, यह प्रतिबिंब को जो है उल्टा बनाएगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब जो बना है, इस प्रतिबिंब को जो है नेत्र लेंस ने कैसा बनाया है, नेत्र लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाया है। लेकिन क्या होगा, मस्तिष्क जो होगा, अब प्रतिबिंब बनने की जो सूचना है वो कहाँ गई, प्रकाश सिराओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास गई। मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क जो है इस प्रतिबिंब को अपने अनुभव के आधार पर, है ना, मस्तिष्क जो है इस प्रतिबिंब को अपने अनुभव के आधार पर कैसा दिखाएगा, मस्तिष्क जो होगा इस प्रतिबिंब को अपने अनुभव के आधार पर सीधा दिखाएगा, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब है वह मस्तिष्क जब इसका प्रतिबिंब बनाएगा तो मस्तिष्क कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा, ठीक है। तो वास्तव में तो प्रतिबिंब जो पूरी लाइन थी वह बना है, और प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमारा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा। लेकिन मस्तिष्क ने क्या किया, मस्तिष्क ने जो है यह प्रतिबिंब बनाया अपने अनुभव के आधार पर, जो कैसा है, यह प्रतिबिंब जो है सीधा है, ठीक है। इसलिए हमको वस्तुएं जो है कैसी दिखाई देंगी, ये हमारी हो जाएगी वस्तु, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वस्तु। तो प्रतिबिंब को सीधा करने का कार्य क्या है, मस्तिष्क का, ठीक है। नेत्र लेंस ने प्रतिबिंब का कैसा प्रतिबिंब बनाया, उल्टा। क्यों बनाया, क्योंकि नेत्र लेंस द्विउत्तल लेंस है। नेत्र लेंस कैसा है, लेंस है द्विउत्तल, और द्विउत्तल प्राय प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। द्विउत्तल लेंस जो है प्रतिबिंबों को प्राय कैसे बनाएंगे, उल्टा। तो प्रतिबिंब को नेत्र लेंस ने उल्टा बनाया था, लेकिन प्रकाश सिराओं के माध्यम से सूचना मस्तिष्क के पास पहुंची, मस्तिष्क ने अपने अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को सीधा कर दिया। तो जो डॉटेड लाइन है वह मस्तिष्क द्वारा बनाया प्रतिबिंब है, और जो पूरी लाइन है वह नेत्र लेंस ने जो बनाया, जो उल्टा और वास्तविक है, ठीक है। इस प्रकार इस चित्र को हम क्या करेंगे, देखेंगे, इस चित्र को जो है बना लेंगे, है ना। इस चित्र को जो है क्या करेंगे, इस चित्र को बनाएंगे। फिर अगली हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी। हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी, है ना। हेडिंग क्या लिखोगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, लिखिए इसको हेडिंग। इस चित्र को बनाने के बाद यह हेडिंग लिखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी, और लिखिए इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी, लिखिए इसमें मानव नेत्र के नेत्र लेंस से, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को, हो गया, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। हो गया, क्या कह रहा है, नेत्र लेंस से रेटिना, इसके और इस रेटिना के जो मध्य की दूरी है वही फोकस दूरी है, ठीक है। मानव नेत्र के नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। नेत्र लेंस की क्या कहेंगे, फोकस
दूरी कहते हैं, जो क्या हो सकती है, बदल सकती है। क्यों? कि नेत्र लेंस पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा बना है या आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो फोकस दूरी है वह परिवर्तनशील है। तो इंडिकेट करके लिख लीजिए, लिखो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, इंडिकेट करिए, लिखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील है। हो गया? नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील है। अगली हेडिंग बनाइए, समंजन क्षमता। हेडिंग क्या लिखेंगे? समंजन क्षमता। लिखिए इसको, समंजन क्षमता, है ना। हेडिंग क्या बोल रहे हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता बताया गया था पश्चिमाभि मांसपेशियां लचीली हैं, नेत्र लेंस को आगे पीछे खिसकाती रहती हैं। ऐसे जो हमारा नेत्र लेंस है ऐसी मांसपेशियों से बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे मांसपेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पश्चिमाभि मांसपेशियां कहते हैं। तो समंजन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस द्वारा जो है फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित करके, ठीक है, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता ही समंजन क्षमता है। ठीक है, मतलब नेत्र लेंस आगे या पीछे होकर किसी भी तरह अपने फोकस को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा और प्रतिबिंब को हमेशा जो है रेटिना पर ही फोकसित करेगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा कहां फोकस करना है? नेत्र लेंस को रेटिना पर। यही क्षमता जो है समंजन क्षमता है। अगर समंजन क्षमता कमजोर हो गई, समंजन क्षमता कमजोर होने का मतलब क्या है? मांसपेशियों ने, पश्चिमाभि मांसपेशियों ने ठीक ढंग से कार्य करना बंद कर दिया, मतलब नेत्र लेंस को आगे या पीछे खिसकाना बंद कर दिया। और नेत्र लेंस जो है जब क्या आगे पीछे नहीं खिसकेगा तो फोकस दूरी अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं कर पाएगा और प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो या तो प्रतिबिंब आगे बन जाएगा या तो पीछे बन जाएगा, तो हम कहेंगे दोष हो गया। ठीक है, तो अगर समंजन क्षमता में कमी आई तो नेत्र में दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता में कमी आएगी तो नेत्र में क्या उत्पन्न होंगे? दोष। तो लिखिए हेडिंग समंजन क्षमता। लिखो आंख द्वारा नेत्र लेंस की, समंजन क्षमता में लिखिए आंख द्वारा नेत्र लेंस की, हो गया, आंख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, आंख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, हो गया, आंख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता जिसके कारण, हो गया, आंख द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर बनता है, हो गया, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर बनता है, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। हो गया, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। हो गया ना। क्या करेगा? नेत्र लेंस फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करेगा, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाएगा। नेत्र लेंस की यही क्षमता जो है कौन सी क्षमता है? समंजन क्षमता है। कौन सी क्षमता है? समंजन क्षमता है। हेडिंग क्या हो जाएगा अगली? नेत्र का दूर बिंदु। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग हो जाएगी नेत्र का दूर बिंदु। हेडिंग बनाइए नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु और लिखिए इसमें हेडिंग है नेत्र का दूर बिंदु। लिखिए इसमें, लिखो नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, हो गया,
नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। हो गया, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। लाइन छोड़ के लिखिए, अगली लाइन से लिखो, नेत्र के दूर बिंदु से नेत्र तक की दूरी को, नेत्र के दूर बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। अब जैसे आप कहां तक देख पा रहे हैं, हम अंतरिक्ष तक देख पा रहे हैं, तारों को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो तारों से जो है नेत्र तक की दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है, ठीक है। कुछ लोगों में दोष उत्पन्न हो जाएगा तो उनका जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए, क्या लिख रहे हैं, लिखो, नेत्र के दूर बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए कितना होगा? हम कहां तक देख सकते हैं? अधिकतम, अनंत तक, ठीक है। तो नेत्र के दूर बिंदु से नेत्र तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। हो गया, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे, इंडिकेट इंपॉर्टेंट है, इंडिकेट करिए और लिखिए। लिखो, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। हो गया, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है, मतलब हमारी आंख अधिकतम अनंत दूरी तक देख सकती है, ठीक है। आगे कल